Friends, welcome to Talent Civil Academy. In the last lecture, we have studied about the importance of history. This is our second lecture, and from here, we are going to start the history of MP and from where it is being started. Okay, so the importance of history we have studied in the last lecture. So, history of MP is started from the prehistorical period. तो हमारे जो मध्य प्रदेश की जो हिस्ट्री है ये प्री हिस्टोरिकल पीरियड से ऐसी मानी जाती है कि ये स्टार्ट हुई है. ठीक है. इसके बाद में जो मध्य प्रदेश है ये जो सिविलाइजेशंस हैं, सिविलाइजेशन मतलब जैसे कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हुई, सिंधु घाटी सभ्यता हुई, तो ये सारी की सारी सिविलाइजेशंस थी. तो सिविलाइजेशन मतलब कि कैसे पहले के जो लोग थे, जो उस समय जो मेसोपोटामिया था, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, तो इसमें कैसे लोग रहते थे, क्या वो फॉलो करते थे, क्या खाते थे, कैसे उनका ट्रेड, किसके साथ में ट्रेड था उनका, जो ट्रेडिंग टेक्निक थी उनकी वो कैसी थी. तो ये सारी की सारी चीजें हम हिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे. अभी हम मध्य प्रदेश हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है हम उस पर ही बात करते हैं अभी. तो जो प्री हिस्टोरिकल पीरियड से स्टार्ट होती है और ये ह्यूमंस के सिविलाइजेशन का सेंटर माना जाता है, कि मतलब यहां से ही जो है ये हम बोल सकते हैं कि यहां से सिविलाइजेशन जो है वो स्टार्ट होती है. ठीक है. एक सेंटर, एक केंद्र माना गया है इसको. जैसा कि हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो है गोंडवाना लैंडफॉर्म का पार्ट है. ये यदि आप लोग को साफ से दिख रहा हो तो गोंडवाना लिखा हुआ है, गोंडवाना लैंडफॉर्म का पार्ट है. ये हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, आपको आगे बताएंगे कि गोंडवाना लैंडफॉर्म कैसे सीधा, कैसे क्या हुआ, ये सब कुछ आपको हम बताएंगे. तो अभी आप इतना समझ लीजिए यहाँ पे कि मध्य प्रदेश, यदि आपसे पूछता है क्वेश्चन में कि मध्य प्रदेश किस लैंडफॉर्म का पार्ट है, तो उसमें ऑप्शन देगा. जैसे आप गोंडवाना देखेंगे तो आपको एक क्लिक करेगा कि हाँ गोंडवाना लैंडफॉर्म का पार्ट है. तो मध्य प्रदेश जो है गोंडवाना लैंडफॉर्म का पार्ट है. ठीक है. अब जो नर्मदा वैली है, जो मध्य प्रदेश का जो साउदर्न एरिया है, तो साउदर्न एरिया के जस्ट ऊपर तरफ साउदर्न एरिया में जो ताप्ती रिवर जो है वो फ्लो करती है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, और एक नर्मदा है जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है. तो जो नर्मदा वैली है वो ईस्ट से बिल्कुल मध्य प्रदेश के ईस्ट जो अमरकंटक से स्टार्ट होता है और लास्ट में वहां पे कच्छ तक जाके वहां पे ये जो है अरब सागर में ये जाके मिलती है. तो जो नर्मदा वैली है वो वहां पे बहुत सारे फॉसिल्स पाए गए हैं. मतलब इसका मतलब ये हमें इससे ये पता चलता है कि मध्य प्रदेश जो है पहले कभी ना कभी ह्यूमंस के रहने का यहाँ पे जो है एविडेंस हमें मिले हैं, साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं कि इंसानी गतिविधि यहाँ पर थी, व्याप्त थी. लोग बाग यहाँ पर रहा करते थे. और लोग बाग पहले के समय में रहते कैसे थे? पहले के समय में रहने के लिए लोगों को चाहिए होता था फल खाने के लिए, या फिर हंटिंग के लिए एनिमल्स चाहिए होते थे. और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या तो वो रोड रूट फॉलो करते थे, अदरवाइज वो जो हमारा जो नाव से जाते थे या फिर कभी रिवर के साथ साथ वो जाते थे. तो हमेशा जो उनका बसाहट होती थी, जो रहने के जो उन लोग का जो एक वो होता था कि जो हाउसिंग होती थी उन लोग की, वो हमेशा ऐसा पाया गया है कि वो किसी ना किसी नदी के किनारे ही पाई गई है हमेशा. तो यहाँ पे हमारे मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर बहुत पहले से है और नर्मदा नदी के आसपास ही लोगों के रहने का ये हमें एविडेंस मिलते हैं, साक्ष्य हमें मिलते हैं. तो फॉसिल्स में हमें इसी रीजन से हमें यहाँ पे ज्यादा मिले हैं, और भी दूसरी जगहों से मिले हैं, लेकिन यहाँ से हमें फॉसिल्स मिले हैं. नर्मदा वैली इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया. तो ये मीटिंग पॉइंट है नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया के आर्ट का. जो नॉर्दर्न इंडिया का आर्ट था और जो नॉर्दर्न इंडिया का आर्ट था, जो साउदर्न इंडिया का आर्ट था, उन दोनों का ये मर्जर प्लेस माना जाता है, मीटिंग पॉइंट माना जाता है कि यहाँ पे दोनों तरह की हमें सभ्यताएं मिलती हैं. जो साउथ में जो लोग बाग होते हैं, जैसे कि जो उनके ट्रेडिशंस होते हैं, कुछ उस टाइप के लोग भी हमें मिलते हैं यहाँ पे. जो नॉर्दर्न रीजन में जो लोग होते हैं, कुछ उनकी जो सभ्यताएं हैं, जो उनके जो ट्रेडिशंस हैं, तो उस टाइप का भी हमें यहाँ से कुछ ना कुछ मिला है. तो हम ये कह सकते हैं, जब भी ये हम बता सकते हैं कि भैया जो मध्य प्रदेश जो है ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का मीटिंग पॉइंट माना जाता है. ओके. सो अब आइए हम ये देखते हैं यहाँ से कि कहाँ से हमें क्या चीज मिलती है और कौन कौन सी चीजें हमें कहाँ से मिली हैं. तो ऑन 5 नवंबर 1982 द हेड ऑफ नर्मदा मानव, तो नर्मदा मानव का एक सिर हमें मिला है, जो कहां से मिला है? हथनौरा. हथनौरा इज इन सीहोर डिस्ट्रिक्ट. तो सीहोर डिस्ट्रिक्ट में हथनौरा है ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट में. और नर्मदा मानव, उसे क्या नाम दिया गया?
नर्मदा मानव। तो ये याद रखेंगे हम कि नर्मदा मानव जो है ये हमें कहां से मिला है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट से मिला है। उसमें क्या हमें मिला है, एक इंसानी सिर मिला है। ये अर्ली मैन का सिर नहीं है, ये अभी जैसा सिर हम लोग का होता है वैसा ही सिर मिला है हमें, लेकिन इसे नाम क्या दिया है, नर्मदा मानव। ये बहुत समय पुराना है, ये प्री हिस्टोरिकल पीरियड का ये सिर मिला है। तो क्या नाम दिया गया इसे, नर्मदा मानव। कहां से मिला है ये, हथनौरा। हथनौरा कहां पे है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कब मिला, 5 नवंबर 1982। ओके, 5 नवंबर 1982 को हमें मिलता है। अब आइए हम देखते हैं नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में है भूतरा। तो भूतरा इज अ प्लेस, एक जगह है भूतरा, एक गांव है भूतरा, जो कि नरसिंहपुर जिले में है। यहां से हमें क्या मिलते हैं, यहां से हमें टूल्स मिले हैं। क्या मिले हैं हमें, यहां से हमें टूल्स मिले हैं, टूल्स मिले हैं, इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं। तो हंटिंग और पोचिंग के लिए जो वो यूज करते थे उस समय, कभी भी किलिंग के लिए या फिर किसी भी जानवर की खाल उतारने के लिए या फिर कभी मारने के लिए, तो एक धारदार हथियार बनाते थे वो, या तो वो चमड़ी निकालने के लिए ऐसा कुछ धारदार कुछ बनाते थे जिससे वो उस चमड़ी को निकाल सके। तो ये हमें कहां से मिला है, ये हमें मिला है नरसिंहपुर के भूतरा से। तो वहां से हमें क्या मिले, स्टोन टूल्स मिले हैं, बोन टूल्स भी मिले हैं हमें वहां से, और क्या मिला है हमें वहां से, इंस्ट्रूमेंट्स भी मिले हैं, जिससे वो क्या करते हैं, लोगों को वो जो एनिमल्स थे उनकी चमड़ियां निकालने में, उनको मारने में वो यूज किया करते थे। आइए हम देखते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो हमारे मध्य प्रदेश में कहां से मिली हैं और उनके एक्सकावेटर कौन थे, डिस्कवरर कौन थे। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो प्लेस है वो, और यहाँ पे एक्सकावेटर्स के नाम लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर्मदा वैली की। नर्मदा वैली चूंकि बहुत बड़ा रीजन भी है, ये पूरे ईस्ट से लेके और पूरा वेस्ट तक ये लाई करता है। तो नर्मदा वैली, तो नर्मदा वैली में भी 3 लोग हैं इसमें। यहाँ पे नर्मदा वैली जो है इसमें एचडी सांकलिया, ये सांकलिया, यदि आपको यहाँ पे लाइट आ रही हो तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूं, एचडी सांकलिया, एचडी सांकलिया, आरबी जोशी एंड मैक्राउन, ये 3 लोग थे जो कि नर्मदा वैली के लिए इन्होंने एक्सकावेट किया था। ओके, इसके बाद में हम चंबल की बात करते हैं। चंबल नदी जो है जानापाव से निकलती है, महू तहसील से, इंदौर जिले से। ओके, तो चंबल नदी है। चंबल नदी के कौन थे, वीएस वाकरकर। वीएस वाकरकर नीमच के रहने वाले हैं, और चूंकि इन्होंने वहीं के रहने वाले हैं तो चंबल के लिए इन्होंने वहां पे इसके एक्सकावेटर थे ये। ओके, इसके बाद में थे ग्वालियर। ग्वालियर के कौन थे, बीबी लाल। तो बीबी लाल ग्वालियर के थे। रीवा सतपुड़ा, रीवा सतपुड़ा जो रीजन है इसके थे कौन, जी शर्मा। तो जी शर्मा किसके थे, रीवा सतपुड़ा के, रीवा सतना के, सॉरी, यदि मैंने सतपुड़ा बोला था, नॉट सॉरी, ये रीवा सतना है। ओके, तो और सोन वैली, तो सोन वैली जो है इसके निसार अहमद थे। सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है, महकाल पहाड़ी से, अनूपपुर जिले से, और ये फिर गंगा में जाके मिल जाती है, कहाँ, बिहार में। ओके, फिर इसके बाद मंडला। तो मंडला के कौन थे, सुपेकर। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने यहाँ पे 6 जगह देखी, 6 वैलीज देखी, यहाँ पे कुछ वैलीज देखी, ग्वालियर देखा, रीवा सतना देखा हमने, सोन वैली देखी हमने, मंडला देखा। इन सबके जो एक्सकावेटर्स हैं, इससे क्वेश्चन पूछता है, इससे क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि नर्मदा वैली के एक्सकावेटर कौन थे, इनमें से कोई 2 नाम दे देगा, 1 नाम दे देगा, या तीनों नाम दे देगा, तो आपको इनमें से ये नाम आपको याद होने चाहिए कि एचडी सांकलिया, आरबी जोशी एंड मैक्राउन, ये किसके एक्सकावेटर थे, नर्मदा वैली के एक्सकावेटर थे। इसके बाद में आपको बोल देगा कि चंबल वैली के कौन थे। तो चंबल वैली के कौन थे, वीएस वाकरकर। चंबल वैली के कौन थे, वीएस वाकरकर, ये हम याद रखेंगे। ग्वालियर के बीबी लाल थे, और रीवा सतना के जी शर्मा थे। सोन वैली के कौन थे, निसार अहमद। ओके, एंड मंडला के सुपेकर। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको जरूर से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये कई क्वेश्चंस में, कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एमपीएसआई में भी पूछे गए हैं, व्यापम के जो एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम्स होते हैं, उनमें भी पूछे गए हैं, और एमपीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इससे जरूर कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर बन के आते हैं। तो प्लीज आप इसको अच्छे से याद करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से पूछूंगा ही। ओके, तो आइए हम यहाँ पे मीजोलिथिक पीरियड के बारे में जानकारी लेते हैं कि मीजोलिथिक पीरियड में कौन सी ऐसी साइट थी और उसके एक्सकावेटर कौन थे और हमें वहां से क्या क्या मिला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीजोलिथिक पीरियड की। यहाँ पे आदमगढ़ एक साइट थी जो कि होशंगाबाद में थी। आदमगढ़
होशंगाबाद में साइट थी। यहाँ से हमें स्टोन पर पिक्चर्स मिले, जो पिक्टोग्राफी जो मैं बता रहा था, ऐसे करके वो कुछ भी ऐसे बना देते थे, ऐसे ऐसे चार पैर बना दिए उन्होंने, थोड़ा सा सींग बना दी, ऐसे पूंछ बना दी, तो ऐसे करके वो कुछ जानवरों का चित्र बना देते थे, कुछ गाय बैल भैंस बना देते थे, वो हाथी बना देते थे। कभी वो आपस में लड़ाई लड़ने का, या फिर कभी वो अटैक कर रहे हैं किसी जानवर के ऊपर, तो उसके ऊपर वो कैसे अटैक करते थे, तो कभी हाथ में लिया हुआ है कोई इंसान, ऐसा बना दिया उन्होंने। तो बड़े ऐसे सुंदर सा उन्होंने ऐसे पिक्चर्स बनाने की कोशिश की है वहां पे, जो कि वो हाथ में से कुछ भाला टाइप का लिया है और वो अटैक करने की कोशिश कर रहा है या फिर दौड़ा रहा है, कुछ तो उन्होंने इसके माध्यम से हमें बताने की कोशिश की है। तो आदमगढ़ से हमें, आदमगढ़ कहां पर है? होशंगाबाद में। तो आपसे यदि कोई भी वनडे एग्जाम है या फिर एमपीपीएससी का एग्जाम है, तो उसमें आपसे पूछेगा कि आदमगढ़ साइड कहां पर है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि होशंगाबाद में। अच्छा, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में ऐसे बनता है, इससे क्या क्वेश्चन बनेगा मैं आपको बताता हूं कि आदमगढ़ जो है ये किस पीरियड से रिलेशन रखता है, किस पीरियड से ये रिलेटेड है। तो हमको ये याद होना चाहिए कि आदमगढ़ जो है ये मीजोलिथिक पीरियड का पार्ट है। तो ये मीजोलिथिक पीरियड का पार्ट है क्या? आदमगढ़, जो कि होशंगाबाद में। इस यहां पे से हमें क्या क्या मिला? यहां से हमें स्टोन पिक्चर्स मिले हैं, जो स्टोन्स में जो पिक्चर्स बनाए हुए हैं हमें ये मिले। अच्छा, आदमगढ़ से हमें एक चीज और मिलती है कि आदमगढ़ ही एक ऐसी साइट है जहां से सबसे पहले, सबसे फर्स्ट एविडेंस मिलते हैं हमें एनिमल हस्बेंड्री के। फर्स्ट एविडेंस आदमगढ़ से, यहां पे मैं लिख देता हूं, फर्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, ए एंड एच में कर देता हूं, एनिमल हस्बेंड्री। और सबसे पहला पेट हमने क्या बनाया था? आप लोगों को पता है, पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहला पेट हमने बनाया था डॉग को। डॉग को हमने सबसे पहला पेट बनाया था। और आदमगढ़ से ही हमें, आदमगढ़ क्यों नाम दिया गया? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा इंसानों की जो है दफनाने के साक्ष्य हमें मिले हैं, और इंसानों के साथ में कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य भी हमें आदमगढ़ से ही सबसे पहले मिलता है। कहां से मिलता है? आदमगढ़ से। तो आदमगढ़ से हमें क्या क्या मिला है? आदमगढ़ से हमें जो है स्टोन पिक्चर्स मिले हैं, आदमगढ़ से हमें इंसानों के बहुत सारे ब्यूरिल्स मिले हैं, वहां पे दफनाने का जो साक्ष्य हमें मिले हैं। साथ ही साथ आदमगढ़ में कुत्तों को दफनाने का इंसान के साथ में भी हमें साक्ष्य मिलता है। ओके, इसके एक्सकावेटर कौन थे? एक्सकावेटर कौन थे? आरबी जोशी। आरबी जोशी जो है ये नर्मदा वैली के भी थे, और यहां पे भी इन्होंने एक्सकावेट किया है। आदमगढ़, आदमगढ़ इज इन होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, इसे आप याद रखेंगे, मीसोलिथिक पीरियड से रिलेशन रखता है। अब आते हैं भीमबेटका। भीमबेटका जैसा कि हम सब जानते हैं, आप में से कई लोग वहां पे जा भी चुके होंगे। भीमबेटका जो है रायसेन जिले में ओबेदुल्लागंज में तहसील में है ये। तो एक्सकावेटर उसके कौन थे? बीवी मिश्र। तो भीमबेटका से हमें सबसे पहले, भीमबेटका जो है इसमें हमें सबसे पहले लोगों को रहने के, जो वहां पे एक सेटलमेंट है लोगों ने बनाया वहां पे, तो सबसे पहले रहने के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? भीमबेटका से। भीमबेटका रायसेन जिले में है, ओबेदुल्लागंज तहसील में है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं इन सब चीजों से कि भीमबेटका भोपाल से काफी पास है, तो हमको ये लगता है कि भीमबेटका भोपाल में आता होगा, बट नहीं, भीमबेटका जो है ये रायसेन जिले में आता है, ये आप याद रखेंगे, ओबेदुल्लागंज तहसील का ये पार्ट है। ओके, भीमबेटका में हमें क्या मिला है? भीमबेटका में हमें लोगों के रहने के साक्ष्य मिले हैं वहां पे वो गुफाएं, कई गुफाएं बनी है, लगभग 700-800 गुफाएं हैं वहां पे, और उन गुफाओं में लोगों के रहने के साक्ष्य मिले। वहां पे कुछ पिक्टोग्राफी भी उन्होंने की है, जैसा कि आदमगढ़ में की थी, ऐसे ही उन्होंने भीमबेटका में की। इसके एक्सकावेटर कौन थे? बीवी मिश्र थे, बीवी मिश्र। ओके, अब आ जाते हैं बाघ केव्स। तो बाघ केव्स जो है ये धार में है, धार डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, कुक्षी तहसील में आता है ये बाघ, और धार डिस्ट्रिक्ट में है। तो बाघ केव जो है ये किस नदी के किनारे है? बाघ नदी के किनारे है, और किस काल से संबंधित है? हमसे कई बार पूछता है कि ये किस काल से, किस एरा से, किस राजाओं के समय से, किस डायनेस्टी से रिलेशन रखता है? तो ये गुप्ता पीरियड से रिलेशन रखता है। किस पीरियड से रखता है? गुप्ता पीरियड से। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बाघ केव्स का रिलेशन जो है किस काल से है? तो ये गुप्ता एरा से, गुप्ता पीरियड से। ओके, और क्या पूछता है? बाघ केव्स का रिलेशन जो है किस धर्म से है? ये भी पूछता है। तो ये बौद्ध धर्म से रिलेशन रखता है। ओके, वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे तो अभी ऐसा कुछ बचा नहीं है, लेकिन जो भी कुछ है वहां पे, जैसे कि कुछ मूर्तियां हैं, वो मूर्तियां टूटी हुई हैं। भगवान बुद्ध जो है उनकी बहुत बड़ी मूर्ति वहां पे लगी हुई है। तो ये सब चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेगी।
ओके, तो ये यहाँ पे हमें क्या मिले हैं, यहाँ पे हमें इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं, टूल्स मिले हैं यहाँ से हमें, और ये न्यू स्टोन एज से रिलेशन होता है। यहाँ से देखिए अब बाग से हमें न्यू स्टोन एज के साक्ष्य मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये न्यू स्टोन एज के यहाँ से हमें क्या मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं, ओके, इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं। अब हम आ जाते हैं न्यू स्टोन एज पे। तो न्यू स्टोन एज के जो एविडेंस है वो हमें कहां से मिले, आइए हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो मनुआ भान टेकरी, मनुआ भान टेकरी भोपाल में है, ये हमें वहां से भी इसके न्यू स्टोन एज के साक्ष्य मिलते हैं। श्यामला हिल्स जहां पे हमारे मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है उनका निवास जो है, मुख्यमंत्री निवास जो है, वहां श्यामला हिल्स में मिलते हैं। और कहां से मिलते हैं, भालुकासम, तो भालुकासम जो है वहां से भी न्यू स्टोन एज के साक्ष्य मिलते हैं हमें, ओके। देन इसके बाद में भेड़ा घाट, जबलपुर का जो भेड़ा घाट है जो कि बहुत सुंदर संगमरमर की चट्टानें हैं वहां पे, और धुआंधार जलप्रपात भी है वहां पे, बंदर कूदनी है वहां पे। तो यहां से भी हमें इसके साक्ष्य न्यू स्टोन एज के हमें एविडेंस मिले हैं। तिलवारा घाट से ही मिलते हैं जहां पे गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। इसके बाद में लमेटा घाट भी जबलपुर में, ओके, तिलवारा घाट में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। उसके बाद में दमोह में ये संग्रामपुर घाटी है ये। इसी घाटी में हमें जो है क्या नाम से यहाँ की इसकी सबसे ऊंची चोटी है, इसकी सद्भावना चोटी। तो सद्भावना चोटी दमोह में है, दमोह में संग्रामपुर घाटी में सद्भावना चोटी है जो कि 752 मीटर ऊंची है। तो ये जो चोटी है इस 752 मीटर वहां की सबसे ऊंची चोटी है, ये 752 मीटर ऊंची है। अच्छा, इसी चोटी से इसी जगह से हमें एक और साक्ष्य मिलता है, इसी राजा सौरस के हमें यहीं से स्केलेटन भी मिलते हैं। अच्छा, अब राजा सौरस आप सुन रहे होंगे, आपको लग रहा होगा राजा सौरस कौन सा राजा था भाई, आज तक तो हमने ये पढ़ा नहीं। तो राजा सौरस कोई राजा नहीं था, ये एक डायनासोर का स्केलेटन है जिसे हमने क्या नाम दिया, राजा सौरस। तो राजा सौरस के स्केलेटन जो है वो भी हमें यहीं से मिलते हैं।